नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन ऑन करिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, उतना हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि प्रश्न आए हैं या फिर आने की उम्मीद है। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से। तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है, मांग की एक सामान्य नियम है जो मांगी गई मात्रा बढ़ती है। आपके ऑप्शन है कीमत घटने के साथ, कीमत बढ़ने के साथ, स्थिर कीमत के साथ या फिर उपयोगिता बढ़ने के साथ। मांग की एक सामान्य नियम है जो मांगी गई मात्रा बढ़ती है। बताइए, मांगी गई मात्रा बढ़ती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कीमत घटने के साथ। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ होता है। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ होता है, आपके ऑप्शन है उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपभोक्ता के पास अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने की शक्ति है। उपभोक्ताओं का व्यय संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। उपभोक्ता वस्तुओं के सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। तो उपभोक्ता प्रभुत्व का जो अर्थ होता है वो होता है कि उपभोक्ता जो होता है वो अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है। प्रश्न क्या है, चीज़ों की मांग में अगर कमी है या फिर पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है। चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं, कीमतों में स्थिरता आ जाती है, कीमतों का उतार चढ़ाव निर्धारित होता है। तो चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है, कीमतों में स्थिरता आ जाती है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। आपका ऑप्शन है लागत का उत्पादन के साथ, लागत का निवेश के साथ, निवेश का उत्पादन के साथ या फिर मजदूरी स्तर का लाभ के साथ। कमेंट में आंसर कीजिए। तो उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। तो उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है लागत का निवेश के साथ। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है। आपके ऑप्शन है फर्म के सामान्य रूप में, फर्म के अधिसामान्य लाभ के रूप में, फर्म के सामान्य और अधिसामान्य दोनों लाभों के रूप में, फर्म की विक्रय कीमत के रूप में। इसमें क्या है, एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है, किस रूप में आपको बताना है। दोस्तों, एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फर्म की अधिसामान्य लाभ के रूप में। तो आपको ऑप्शन बी पे है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। प्रश्न क्या है कि लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपके ऑप्शन है जे ए शुम्पीटर, पी ए सैमुअल्सन, एल्फ्रेड मार्शल या फिर डेविड रिकार्डो। फटाफट में कमेंट में आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो मेरे इंडियन इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में जाकर के या इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाकर के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। जितना ज़्यादा ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, आप उतना अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माफ़ कीजिएगा, आंसर नहीं बताया। तो लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था जे ए शुम्पीटर ने। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में क्या नियत लागत नहीं है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो नियत लागत नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रशासनिक स्टाफ के वेतन, फैक्ट्री भवन का किराया, संपत्ति कर या फिर विद्युत प्रभार। तो निम्नलिखित में से जो नियत लागत नहीं है वो क्या है? प्रशासनिक स्टाफ के वेतन। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है औसत लागत, सीमांत लागत, कुल लागत, नियत लागत। यानी कौन सी ऐसी लागत है जिसका आकार जो होता है यू आकार का एक वक्र होता है? तो निम्नलिखित में से जो उल्टे यू आकार का एक वक्र होता है वो होता है औसत लागत। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है किसी वस्तु का मूल्य उसकी कीमत पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का मूल्य पूरी तरह स्थानापन्न वस्तुओं पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का मूल्य तभी होगा जब उसे कोई लेना चाहता हो, किसी वस्तु का मूल्य तभी होगा जब यह मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगी। तो निम्नलिखित में जो कथन सही है वो क्या है? किसी वस्तु का मूल्य तभी होता है जब यह मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगी। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बाजार कब असफल होते हैं? बाजार कब असफल होते हैं? आपके ऑप्शन है जब वे समस्त उपभोक्ताओं और उत्पादक के अधिशेष को बराबर कर देते हैं, जब वे समस्त उपभोक्ताओं और उत्पादक के अधिशेष को बढ़ा देते हैं, जब वे समस्त उपभोक्ताओं और उत्पादक के अधिशेष को अधिकतम नहीं बना पाते हैं, जब वे समस्त उपभोक्ताओं और उत्पादक के अधिशेष को अधिकतम बना देते हैं। कमेंट में आंसर कीजिए क्या इसका आंसर होगा। तो दोस्तों बाजार कब असफल होते हैं? तो बाजार तब असफल होते हैं जब वे समस्त उपभोक्ताओं और उत्पादक के अधिशेष को अधिकतम नहीं बना पाते हैं। तो आपके ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता है जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आर ओ का कोई एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये एक उससे अंदाजे से बनाया गया प्रश्न है कि ये आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आए हुए प्रश्न हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? प्रश्न क्या है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन है चीन, जापान, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत जिस देश में हुई थी दोस्तों उसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पीपीपी जिसका फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है। आपके ऑप्शन है 4, 9, 7, 3। तो पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान है दोस्तों 3। तो 3 डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? प्रश्न क्या है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार या इनमें से कोई सभी। तो
दोस्तों आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, आर्थिक कल्याण का आधार भी है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। क्या होगा? संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। आपके ऑप्शन हैं, या उन उद्योगों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं, या सरकार के नियंत्रण से बाहर है, नौकरियां नियमित नहीं हैं, या कम वेतन प्रदान करता है। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों, क्या आंसर होगा? संगठित क्षेत्र का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों संगठित क्षेत्र का जो सही अर्थ है वो है, या उन उद्योगों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होता है? प्रश्न क्या है? कौन सा ऐसा अधिनियम है जो टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा? आपके ऑप्शन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कारखानों का अधिनियम, या फिर ग्रेच्युटी अधिनियम का भुगतान। निम्नलिखित में से जो अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय सेना में एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल कौन से हैं? प्रश्न क्या है? भारतीय सेना में एडवांस टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी व्हीकल कौन से हैं? आपके ऑप्शन है, परमाणु शक्ति युक्त मिसाइल, परमाणु शक्ति युक्त पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट कैरियर, या फिर रॉकेट लॉन्चर। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय सेना में एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल कौन से हैं? तो ये हो जाएगा रॉकेट लॉन्चर। तो आपके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दोस्तों कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो वो होगा आपका चीन। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? चीन। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रत्ययी मुद्रा का सही परिभाषा क्या है? प्रत्ययी मुद्रा का सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन है, धातु के बिना मुद्रा नोट का मुद्रण, थोड़ी सी धातु के साथ मुद्रा नोट का मुद्रण, धातु के साथ मुद्रा नोट का मुद्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्ययी मुद्रा का सही परिभाषा है धातु के बिना मुद्रा नोट का मुद्रण। तो ए ऑप्शन राइट है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ब्याज दर नीति को किसका घोषित किया गया है? यानी ब्याज दर नीति को किसके द्वारा घोषित किया गया है या किसका घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है, वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, कराधान नीति, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्याज दर नीति को घोषित किया गया मौद्रिक नीति। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कैंपा निधि किससे संबंधित है? प्रश्न क्या है? कैंपा निधि किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, औद्योगिक विकास, उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण, मजदूर सुरक्षा, या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों कैंपा निधि किससे संबंधित है? तो ये उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। तो ये बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कैंपा का फुल फॉर्म क्या होगा? कंपनसेटरी ऑथराइजेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, कंपनसेटरी ऑथराइजेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है, ऋण बाजार के समाधान कार्यों के लिए 2001 में किसकी स्थापना की गई थी? प्रश्न क्या है? ऋण बाजार के समाधान कार्यों के लिए 2001 में किसकी स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है CCIL, OTCEL, ISE और CIBIL। दोस्तों अगर हम बात करें, पहले तो ये जान लीजिए ऋण बाजार के समाधान कार्यों के लिए 2001 में जिसकी स्थापना की गई थी वो है CCIL। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सम्मिलित की जाती हैं? यानी कौन सी ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जो अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए सम्मिलित की जाती हैं? आपके ऑप्शन है सीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से जो आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए सीमित की जाती हैं वो कौन सी हैं? निम्नलिखित में से जो आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए सम्मिलित की जाती हैं वो हैं ए और बी दोनों। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न है, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या है? द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है डॉक्टर JS कमर, NC बडी, वाली तथा मोतीरमणि, या IJ। डॉक्टर नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल पुस्तक के लेखक कौन है? NC बडी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्पत्ति के कारकों में सम्मिलित नहीं होता, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सम्मिलित नहीं होता है? ये आपका प्रश्न है साहस, संगठन, भूमि, समय। कौन सी एक उत्पत्ति के कारकों में सम्मिलित नहीं होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो एक उत्पत्ति के कारकों यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सम्मिलित नहीं होती वो है समय। बाकी साहस, संगठन, भूमि, ये सब आपके सम्मिलित होते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कृषि श्रमिकों से संबंधित बोनस एक्ट कब पास हुआ था? प्रश्न क्या है? कृषि यानी एग्रीकल्चर लेबर्स से संबंधित बोनस एक्ट कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1997 में, 1965 में, 1965 में, 1972 में, या फिर 1979 में। तो कृषि श्रमिकों से संबंधित बोनस एक्ट का पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1979 में। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए सब्सक्राइबर हैं तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, नए विजिटर हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल का नाम है द सक्सेस पॉइंट एट द रेट, सक्सेस, माफ़ कीजिएगा।
द सक्सेस पॉइंट एट द रेट। तो ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी प्रश्नों के साथ नए श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।